तो आजकल हर कोई बदलने के पीछे लगा है। पत्नी पति को बदलना चाहती है और पति पत्नी को बदलना चाहता है। हम किसी को बदल नहीं सकते, योग सबको बदल देता है। अगर आप योग आसन को अगर सही प्रकार से करते हैं तो आपकी मन की अवस्था इतनी शांत हो जाती है कि आपके अंदर यम और नियम अपने आप समाने लग जाते हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि शरीर तो एक जगह बैठा हुआ है और मन भाग रहा है। होना चाहिए कि मन एक जगह बैठे और शरीर भागे। शरीर को हम कोई भगाना नहीं चाहते, शरीर से काम कराना नहीं चाहते। तो अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा मन भी शांत होगा। इसलिए कई लोग तो आसनों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं एक्सरसाइज के पीछे भागते हैं। प्राणायाम का कोई बात नहीं करता, ज्यादातर प्राणायाम को भी सही प्रकार से नहीं कर पा रहे। तो आसन करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, प्राणायाम करने से मन स्वस्थ होता है। जो ये जिम में सिक्स पैक वगैरह का फैशन है, ट्रेंड है बॉलीवुड के एक्टर्स को देखते हुए, ये सिक्स पैक के जिम को आप देखते कहाँ हैं कंपेयर टू योगा अभ्यास? क्या उसमें आप एडवाइस करोगे, कहाँ जाना चाहिए? मैं उनमें क्या सोचता हूँ कि आप जिम करो, सिक्स पैक करो, बाइसेप बनाओ, ट्राइसेप बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन आपका मन संतुलित कैसे होगा? आप जिम तो कर रहे हैं, आप मन से उथल पुथल हैं। तो सभी को मैं कहता हूँ कि ठीक है, जिम करो, बुरा ही नहीं है, लेकिन जिम के साथ हमारे शरीर की खुराक क्या है? अगर मैं स्पाइन की खुराक बोलूंगा तो हमारा स्पाइन आगे भी झुकना चाहिए, पीछे भी झुकना चाहिए, साइड में भी झुकना चाहिए, ट्विस्ट भी आना चाहिए। वो सब चीजें उधर नहीं होती है। साथ में सब जिम करने वाले युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, अपने लाइफ में प्राणायाम को जरूर ऐड करो। जिम कर रहे हो, बुराई नहीं है, करो, बॉडी को सुंदर बनाओ, लेकिन वो परमानेंट और लाइफ नहीं हो सकता। नमस्कार, नमो नारायण। आज स्वामी योग की जो पॉडकास्ट हमारी विशेष चलती है, मंक टॉक्स, माइंड्स ऑफ नॉलेजेबल, परस्पर हम ज्ञान और विज्ञान की जो बातें करते हैं। तो आज के मंक टॉक्स पर हमारे विशेष अतिथि हैं परम आदरणीय योगाचार्य दाकरम जी, जयपुर से। और इनके विषय में मैं कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे ही दाकरम जी के ही आपको दर्शन करवाता हूं और अपने गुफ्तगू को हम प्रारंभ करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं। दाकरम जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, नमो नारायण। नमो नारायण, आपको मुस्कुराता प्रणाम। आपने इतने सुंदर पॉडकास्ट ने हमें बुलाया और हमारे माध्यम से लाखों लोगों को हमारी चीजें चली जाएंगी, तो उसके लिए आपको नमन एंड बहुत बहुत आभार। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है दाकरम जी के एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जितनी जीवन में आवश्यकता सबको होती है, उसमें योग का अपना बहुत बड़ा स्थान है। और इस समय मैं देख रहा हूं कि आप बहुत एक, जिसको कहते हैं ना, कि युवाओं के साथ भी आपका जो केमिस्ट्री है वो उतना अच्छा है कि काफी वीडियो के माध्यम से मैं देखता हूं। पर जब मैं और आपके विषय में जान रहा था तो आप रेकी, प्राणिक हीलिंग, अल्टरनेटिव मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी, ट्विस्ट थेरेपी, स्माइल मेडिटेशन एंड योगा, नेचुरोथेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूपंक्चर, ये इतने गुण मतलब आपने भर भर के परमात्मा ने आपको दिए हैं या आपने अपनी मेहनत से अर्जित किए हैं? मेरे को लगता है परमात्मा ने दिया है। मेरे हाथ में तो क्या है, आज आपसे मुलाकात करना ही शायद परमात्मा ने ही हमें कराया है। अपने हाथ में जो मैं फील करता हूँ इस अभी तक अपने जीवन का, कि हर एक चीज भगवान ने हमें भेजी है। और जिस दिन इस पृथ्वी लोक में हम लोग आए, उस दिन तय था कि हमको इस समय पर आपसे मिलना है। मैं जीवन को एक चलचित्र की तरह देखता हूँ। तो शायद यही था कि घाट घाट का पानी पीने के बाद आदमी को समझ में आता है। तो इसी प्रकार से मेरे जीवन में कम से कम 15 से 20 तरह की अल्टरनेट थेरेपीज एंड संत जनों का, साधु जनों का, गुरुजनों का मुलाकात हुआ और सबको गहराई से सीखने का मौका भी मिला और बहुत रमते हुए सीखा। और फाइनली अब फिर फाइनली योग में ही योग का होके रह गया। हालांकि सब चीजें आती हैं, बहुत एक्सपीरियंस भी किया। अभी फाइनली लगता है कि नहीं, योग ही जीवन है, ऐसा मुझे फील होता है। मैं आपको कहूंगा कि अध्यात्म के अंदर योगा की एक मुद्रा है, खेचड़ी मुद्रा पर काफी चर्चाएं, काफी वीडियोस बनते हैं, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन इन सारी मुद्राओं का देह तो उस परमात्मा का अनुभव ही है, परमात्मा का दर्शन है।
और योग को जी जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति दी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी, वो हमारे परम जी पूज्य अयंकर जी हैं, के.एस. अयंकर जी, और उनके ही जी शिष्य करुणाकर जी से आप काफी गुरुभाव रखते हो। तो थोड़ा पहले तो जी अयंकर जी के विषय में कोई स्मरण हो, या करुणाकर जी के विषय में आपके गुरुजनों का कोई स्मरण बता सके। देखिए, मैं वैसे तो मेरे जो सबसे पहले गुरु रहे हैं श्री एस के जिंदल साहिब रहे हैं। मैं 89 में उनसे मिला, उनसे सीखने को मिला। फिर 93 से मैं योग सिखाने लगा। गुरुजी मुझे धीरे धीरे ब्लेसिंग देते रहे, मोटिवेट करते, डाकराम आप क्लास लो। तो एज ऑफ 16, जब मैं 16 साल का था, तो मैं योग की क्लासेस लिया करता था गुरुजी के मार्गदर्शन में। उसके बाद मेरी 2007 में करुणाकर गुरुजी से मिलना हुआ, और 2013 में मैं विकेश अयंगर गुरुजी गीता माँ से मिलना हुआ। तो करुणाकर गुरुजी की बात करूँ तो मैं उनकी सिंपलिसिटी पे फिदा था, क्योंकि जब योग आता है तो अहंकार भी आता है, साथ साथ नहीं मुझे बहुत कुछ आता है। तो मैं गुरुजी से उनकी सिंपलिसिटी में प्रेरित हुआ। फिर विकेश साहिल गुरुजी से मिलना एक अद्भुत था मेरे लिए, क्योंकि जीवन में जब मैं किताबें देख के योग करता था, तो उनकी जो आसन, जो उनका बॉडी का सॉफ्टअप था, मुझे कहीं न कहीं आकर्षित करता था। और मुझे ये पता नहीं था कि जीवन मुझे उनसे ही मिला देगा। जब मैं 2013 में मेरे सामने थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से गुरुजी के स्टूडेंट्स बहुत कम थे, मोस्टली उनके साउथ से ज़्यादा हैं। तो मैं साउथ की टीम में, मैं और एक हमारा एक मित्र, हमारा उधर जाना हुआ था और भरपूर प्यार मिला, तो हमने क्लासेस भी ज्वाइन की। तो मेरे को 2-3 बार सौभाग्य रहा गुरुजी से मिलने का। 2015 में तो गुरुजी नहीं रहे, फिर बाद में गीता माँ से भी मिलने का रहा। तो इस तरह से हर एक पल बड़ा अद्भुत था। जब मैं गुरुजी से पहली बार मिला, तो हम लोग वह क्लास गीता माँ ले रही थी, जो आई थिंक 94 और 95 के गुरुजी थे। वो निरंतर अपना अभ्यास पीछे कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे। मैं पहली बार गया था उधर, तो देख रहा था कि हाँ, शी इज वेरी एक्टिव। और किसी ने थोड़ा सा गलती किया तो गुरुजी ने धड़ाम से उनको एक थप्पड़ मारा। तो मुझे ये बड़ा याद, मैं सहमा सा गया। आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ, अरे परफेक्शन नहीं है, तो गुरुजी को परफेक्शन बहुत पसंद था। और उसी पे मेरा भी कोशिश रहता है कि जिनको मैं कम सिखाता हूँ, लेकिन कोशिश रहता है कि परफेक्शन के साथ सिखाएं, अलाइनमेंट के साथ सिखाएं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, कभी दोबारा हम लोग आगे पे चर्चा करेंगे। मैं जैसे कहूँ कि योग का जो फंडामेंटल नियम है, जो जी योग आजकल तो सब कुछ कमर्शलाइज हो गया, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के जी 8 बताते हैं। आजकल जो जी हठ योग का ये योग, पॉस्चर्स वाला योग है, ये योग को जी आप कितना मानते हो? इस योग का अध्यात्म से कितना संबंध रह गया है वर्तमान की परिस्थिति? देखिए, मैं जहाँ योग की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में योग से बड़ा कुछ नहीं। कहते हैं ना, कोई भी काम होता है तो योग संजोग से होता है। तो आज आपका मेरा मिलना भी एक संजोग है, योग है। तो जो मैं फील करा मेरे जीवन में कि योग का मतलब होता है परम आनंद की प्राप्ति। क्या होता है? परम आनंद की प्राप्ति। और जिसलिए आपने मुझे कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो परम आनंद की अवस्था है। और सभी अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरह से उसका बात किया है। कोई अष्टांग की बात करते हैं, कोई सष्टांग की बात करते हैं, उच्चाष्टांग की बात करते हैं। अपना अपना उनका एक उस आनंद को पहुंचने का रास्ता जैसा जैसा उनको लगा, उन्होंने उस हिसाब से उसको प्रस्तुत किया। लेकिन जो मैं आपको, जहां आपने आज हठ योग की बात किया, हा, हा का मतलब होता है सूर्य, और ठा का मतलब चंद्र। चंद्रमा और सूर्य का मिलन होना, इसका मतलब कि हम हर स्थिति में सम रहने की कोशिश करना। हमारी लाइफ में कभी उतार चढ़ाव आता है, या जैसे सन और मून। तो मैं हमेशा अक्सर बोलता हूं मेरी क्लास में कि सन का मतलब होता है कि एज ए मैन, मेल, और मून का मतलब चंद्रमा के वुमेन। तो चंद्रमा की अपनी खूबसूरती है, और सूर्य की अपनी खूबसूरती है। जब हम दोनों को मिलाने का कोशिश करते हैं ना, तब कसमकस होता है। तो आजकल हर कोई बदलने के पीछे लगा है। पत्नी पति को बदलना चाहती है, और पति पत्नी को बदलना चाहता है। ये बोलता है, तुम मेरे जैसा करो, मेरे जैसा बनो। लेकिन भगवान ने हम सबको अलग बनाया है, तो उनके एनर्जी के साथ अगर हम जीवन जीना दें, तो मुझे लगता है कि हम साथ हैं, एनर्जी अलग है, लेकिन एक अद्भुत पल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है।
जहां तक आपने आसनों की बात की, अभी जो आसन हो रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा सभी लोगों से, क्योंकि मेरा ऐसा किसी के ठस पहुंचे ऐसा भाव नहीं है। लेकिन अभी हम आसन तो हो रहा है, हम भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। कहते हैं ना, स्थिरम सुखम आसनम, वो चीज नहीं है। हम आसन में करते, हम ठहरते नहीं है। हमको ज्यादा से ज्यादा आसन करना है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट करना है। वो शरीर को तोड़ने मड़ोड़ने से ही आसन नहीं हो जाता है। वहां पर स्थिरता होना है। अगर हम आसन को सही प्रकार से करते हैं, तब मैं फील करता हूं उस आसन में ध्यान भी हो जाता है, प्राणायाम भी हो जाता है, और आसन भी हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? मुझे पता नहीं। गुरुजन भी दौड़ा रहे हैं और स्टूडेंट भी दौड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आसन को अगर सही प्रकार से करें, तो एम और नियम अपने आप बदलने आने लग जाते हैं। व्हाट आई फील माई लाइफ, मैं हमेशा बोलता हूं, हम किसी को बदल नहीं सकते, योग सबको बदल देता है। अगर आप मन से उथल पुथल भी हैं, अगर आप योग आसन को अगर सही प्रकार से करते हैं, तो आपकी मन की अवस्था इतनी शांत हो जाती है कि आपके अंदर यम और नियम अपने अपने आप समाने लग जाते हैं। आप में चंचलता है तो शांत होने लगती है, आप में स्ट्रेस है तो कम होने लगती है। तो जो आसन और जो क्रियाएं हैं, आपने हठयोग की बात कही, वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। लेकिन सिर्फ शरीर ही ऐसा नहीं है। आजकल का जो जीवन शैली है, शरीर से ज्यादा जो मैं फील करता हूं, मन से परेशान है। किससे है? आप जानते हैं, एकदम एक सेकंड में मन, सेकंड का भी वो कोई वर्ड्स नहीं है, एक सेकंड्स में कहाँ अमेरिका इंग्लैंड कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। तो अभी हो क्या रहा है कि शरीर तो एक जगह बैठा हुआ है और मन भाग रहा है। होना चाहिए कि मन एक जगह बैठे और शरीर भागे। शरीर को हम कोई भगाना नहीं चाहते, शरीर से काम कराना नहीं चाहते। तो अगर हम प्राणायाम करेंगे, तो हमारा मन भी शांत होगा। इसलिए कई लोग तो आसनों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं एक्सरसाइज के पीछे भागते हैं। प्राणायाम का कोई बात नहीं करता, ज्यादातर प्राणायाम को भी सही प्रकार से नहीं कर पा रहे। तो आसन करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, प्राणायाम करने से मन स्वस्थ होता है। और तन और मन इज नॉट इनफ, तो उसके अंदर आत्मा, अगर मैं बोलूं, हम बोलते हैं तन मन, तीसरा क्या बोलते हैं हम लोग? धन। तो धन हमारी जरूरत है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूं आत्मा, नॉट अ बॉडी माइंड एंड सोल। हम सोल के लिए क्या करते हैं? आत्मा के लिए, उसके लिए ध्यान। जब भी हम योग की क्लास करें, तन मन और आत्मा को समन्वय करने के लिए तीनों का अभ्यास बहुत जरूरी है। जो हम तीनों का नहीं करने से हम कहीं ना कहीं समन्वित नहीं है, जो मैं फील करता हूं। कोई शरीर के पीछे भाग रहे हैं, कोई मन के पीछे, ध्यान के पीछे भाग रहे हैं, कोई परवशिंग के पीछे भाग रहे हैं। सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब तक हम तीनों को हेल्दी नहीं बनाए, तो मुझे लगता है कि हम रियल योग की तरफ नहीं जा सकते। वैसे तो दाखरम जी, पातंजलि, महर्षि पातंजलि ने जो सूत्र योग के लिए कहा है, वो चित्त वृत्ति निरोध है। जी। उसका लक्ष्य ये है कि जी। बाकी तो डायमेंशंस अपनी अपनी तरह से हम, कई गुरुजन जो इंटरप्रेट करते हैं वो अलग अलग हैं। मैं नाम जी। लेकर के आहत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो सत्य है वो बता नहीं रहा नहीं, हूँ जरूरत भी नहीं है। कि जी। जी टीवी पे उन दोनों बाबा रामदेव जी के जब लाइव आते थे योगा, मेरे एक मित्र थे, जी। तो वो देखते थे और वो शाम को योगा आते थे, और शाम को योगा देख करके उनका ड्रिंक का टाइम होता था। आप तो देखते हो शहर की जिंदगी कितनी स्ट्रेसफुल होती है। तो मैंने उनको जी। पूछा कि ये जो योगा तुम देखते हो और करते भी हैं सुबह में, तो तुम्हारा खान पान पे उसका फंडामेंटल असर के लिए वो नहीं बोलते हैं? क्योंकि योगा में खान पान भी उतना ही महत्व का है, जी। यम नियम जिसमें हम करते हैं। और यही सारे पोस्चर्स और ये सारी बातें अध्यात्म से भी जोड़ने में इसकी कई मुद्राएं हमें काम में लगती हैं। खासकर खेचड़ी मुद्रा के ऊपर काफी हो हल्ला हो, मतलब कहा गया है। आपका अपना जी। क्या अनुभव है कि खेचड़ी मुद्रा से
अध्यात्म का क्या क्लोजनेस या जुड़ाव आप देखते हो? मैं सच्ची बताऊँ तो मैं खिच्ची मुद्रा पे उतना मैंने काम नहीं किया, लेकिन उसके बारे में सुना है, उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत सारा कार्य नहीं किया, ठीक है ना? और जहाँ तक आपने खाने-पीने के बारे में बात किया, तो मुझे लगता है कि जब तक अगर हम योग को अगर सही प्रकार से करें ना, तो खाना-पीना अपने आप बदल जाता है। मैंने ऐसे-ऐसे लोग मेरे पास आए कि साहब इसका छुड़वाना है। एक बात बोलता हूँ, वो छोड़ना चाहता है क्या? तो 2 बातें हैं। एक तो घरवाला छुड़वाना चाहता है, एक आदमी कहता है यार मैं परेशान हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा अगर छोड़ना चाहता है तो मैं छुड़वा दूँगा, लेकिन अगर तुम छुड़वाना चाहो तो नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे अंदर करने का भाव है, विथिन 6 मंथ व्यसन छूट जाता है, तो रोज़ 2 घंटा देना पड़ता है। आदमी ये बोलता है ना, इतना सा पेक मार लूँगा तो नींद आती है। नींद पेक मारने से नहीं आती, नींद पेक लेने से बेहोशी आती है। क्या होती है? आदमी बेहोश हो जाता है। बेहोशी, बिल्कुल। अगर उसमें अगर हैप्पीनेस मिले, आदमी खुश हो जाए, तो उसको चैन से नींद वैसे ही आ जाती है। तो जो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उनको लगता है थोड़ा पैक मार लूँगा तो मज़ा आ जाएगी, जो मज़ा आता नहीं है, वो टेम्परेरी है, नॉट परमानेंटली। और योग हमें क्या देता है? परमानेंटली हैप्पीनेस देता है। तो इसलिए जब हम योग की साधना सही मायने में करते हैं, तो खान-पान भी जो मुझे फ़ील होता है, अपने आप बदलने लग जाता है। राइट। उसके व्यवहार में भी अपने आप चेंजेज़ आने लग जाता है। मैं एक बात आप तो ख़ैर सब चीज़ जानते हैं, फिर पब्लिकली एक बात कहना चाहूँगा, अगर मैं ये कहूँ कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है, बहुत स्पंजी है, बहुत टेस्टी है और ताज़ा-ताज़ा बना है, तो क्या आपको टेस्ट आ जाएगा क्या? उसको बताइए? नहीं, उसको खाना ही पड़ेगा। अभी यही हो रहा है, योग चित्तवृत्ति निरोधम, मतलब योग से चित्त का होता है, लेकिन अभ्यास कौन करे उसके लिए? हुँ, शास्त्र में लिखा है, उसको लिखने से तो होगा नहीं ना। मैं अक्सर करने से होगा। कभी-कभी फ़ील करता हूँ, एक छोटा-सा भजन आप भी गाते होंगे, अभी मैं देख रहा था जब आपकी मेरी चर्चा से पहले आप कुछ गुनगुना रहे थे, तो मैं भी एक छोटा-सा पब्लिकली कहता हूँ, सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बहुत खूब। देखिए, इसमें जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है, जो मैं फ़ील करता हूँ। बिल्कुल, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और आप देखिए इस जगत में लोग गाते गाते चले जाते हैं और प्रभु पे समर्पण हो नहीं पाते। अच्छा काम किया तो किसने किया? मैंने किया। और बुरा किया तो हे भगवान ये क्या किया? अरे बुरा ने कभी कहा तुमने अच्छे काम है कि प्रभु की अनुकंपा है? अच्छा काम हुआ तब तो तुमने नहीं बोला, क्लास में फर्स्ट आया नहीं बोला प्रभु ने किया। अच्छा गाड़ी तुमको मिला तुमने नहीं कहा प्रभु ने की वजह से मिला। जब बुरा काम हुआ तो तुम बोलता है भगवान ने किया, हे भगवान क्या किया मेरे साथ? तो दैट्स इम्पोर्टेंट कि अप्लाई करना जीवन में, कहना नहीं है। योग चित्त वृत्ति निरोधक के लिए आपको साधना करना पड़ेगा, कहने से नहीं आने वाला है। बिल्कुल। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कृपा हम जिसको कहते हैं, आपने एक तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, दैट्स अनकंडीशनल सरेंडरिंग टू ऑलमाइटी लॉर्ड है, अध्यात्म का मेन सूत्र है। लेकिन ये कृपा, परमात्मा की एक कृपा होना भी उसके लिए फिर कर्म है या जो भी हम कहें। तो आपके आसपास आपके कई मित्र होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे, योग के अंदर आप पर कृपा विशेष होने का कारण आप क्या मानते हो? मैं खाना छोड़ने लेकिन मेरा अभ्यास नहीं छोड़ता हूँ। नहीं, ये तो बचपन से थोड़ी आपने किया होगा कि अभ्यास ही कर लिया। योग के अंदर आपकी मतलब प्रवेश कैसे होता है? योग के अंदर आपको प्रवेश का कृपा परमात्मा की हुई या कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ से जुड़ा हुआ है? मेरे को लगता है परमात्मा ने मुझे इसलिए बनाया, जैसे आज आपसे मिलना हुआ वैसे योग से मेरा मिलना हो गया। वैसे तो मुझे मैं कराटे का बंदा हूँ, मैं कराटे में 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। मैंने देसी लठ भी चलाया, जापानी लठ भी चलाया, वो क्या कहते हैं तोनफा, साई, तलवारबाजी भी लाइफ में बहुत की जब छोटा था। तो छोटी सी उम्र में मुझे क्योंकि ब्रूस ली मुझे पसंद थे और जैकी चैन भी पसंद थे, और इत्तेफाक देखिए मैंने जैकी चैन के साथ एक मूवी में काम किया है। अच्छा। वाह! बहुत बढ़िया। तो मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं, कल्पनाओं से बाहर मैं बस चलता चला गया
मैं तो ना तो ये कहता हूँ कि मैंने किया, ना मैं कहता हूँ कि मैंने मेहनत की, ऐसा नहीं है। शायद भगवान ने इसीलिए बनाए होंगे तब मैं ऐसे ही हम लोग कराटे कर रहे थे, एक मित्र ने कहा मुझे कि भैया योगा करने से कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। तो मैंने थोड़ा स्टडी किया, बोले ब्रूस ली भी योगा करते थे और उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था, इसलिए अच्छा फाइट कर पाते थे। इसी दौरान मुझे एस.के. जिंदल साहिब से मुलाकात हुआ, फिर हम लोग योगा करने लगे। तो जीवन ऐसा अद्भुत था कि ये कराटे मेरा पीछे हटता चला गया और मैं योग में ही आ गया। आपने शुरुआत में कहा इतनी सारी चीजें आपने की, मैंने कराटे का बताया नहीं था। कराटे, लाती, बॉक्सिंग, ये जूडो, ये सब किया। हुँ, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कर ये सब सीखने के बाद फिर मेरे को 2004 में ख्याल आया, हुँ। एक सदे सब सदे। क्या बोले आपने? एक साधे सब सधे। 2000 हाँ, जी। तो 2005 में मैंने जो इंस्टीट्यूट का किसी से किया, एक मित्र थे शरद धागर, 98 में हमने योगा पीस, क्योंकि मैं योगा तो सिखाता था, कभी यहाँ सिखाया कभी वहां सिखाया। मेरे मित्र ने मुझे कहा कि धागराम जी, अच्छा आप सिखा रहे हैं, कि पेड़ के नीचे सिखाएंगे तो अच्छा। मैं एक पेड़ का नाम दिया योगा पीस। क्या नाम दिया? योगा पीस। तो 1998 में आपने वहां जर्नी की, सिखाते थे, फॉर्म भरवा लेते थे, लाके इकट्ठा करते थे, हमको पता नहीं था। फिर बीच में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सीखने का एक जुनून था, बचपना था, तो ये जुनून था। अभी भी सीखने का जुनून है, ऐसा नहीं अभी नहीं है, हाँ जुनून है, लेकिन अभी योग के बारे में ही सीखता हूँ पहले। फिर 2005 में सोचा कि एक ही को क्यों ना करें। फिर मैंने फिर योगा में ही किया और प्रभु की अनुकंपा आप देखिए, अभी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अभी वर्ल्ड का मुझे नहीं पता, आपने भी शायद सुना कि नहीं सुना, 200 घंटे 500 घंटे की क्लासेस सुनाई देती है। मेरे यहाँ 1800 प्लस घंटे का कोर्स यहाँ चलता है, रोज 8 घंटा, 8 आवर्स एवरी डे, और 8 मंथ तक। तो पीपल आर कमिंग। वैसे ही थेरेपी के लिए भी अभी लोग, मैं एकदम सही बोलता हूँ, मैंने कहा ना, आपको 5 दिन में आराम नहीं आए तो मेरे यहाँ मत आइए। वाह, वाह! करने बहुत वाले अच्छा। ठाकुर जी हैं, मैं कौन होता हूँ? हुँ, 5 दिन तो में क्या जयपुर के करवाते हैं? बासिंदों, 5 दिन में क्या मतलब एक सिलेबस क्या है? अकॉर्डिंग टू डिजीज, मोस्टली पीपल, मेरे पास बीमार लोग आते हैं जो भी जयपुर में होते हैं उनको बोलता हूँ 10 दिन। जो भी जयपुर से बाहर से आते हैं उनको बोलता हूँ 5 दिन। क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो, या मान लीजिए आज मेरे घर में किसी की तबीयत खराब होती है, तो कितना परेशानी होता है हमको। जी, जो बाहर से आते हैं उनका रहना खाना पीना, कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, तो उनका खर्चा को मद्देनजर रखते हुए मैं 5 दिन उनको सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा उनका एक प्रोग्रामिंग करता हूँ मैं। ठीक। मान लीजिए घुटनों के प्रॉब्लम्स के लिए आए, या सर्वाइकल के लिए आए, डायबिटीज के लिए आए, कोई भी बीमारी हो सकती है। प्रत्येक डिजीज का लगभग 15 से 18 आसनों का एक संग्रह होता है। जी, जब मुझे योग के बारे में कम नॉलेज था तो लोग पूछते हैं भैया गैस्ट्रिक बन गया क्या करें, एक पॉइंट बता दो, एक योगा बता दो। अब मैं जब इस चीज को गहनता से अनुभव करता हूँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जैसे आपको कहते हैं ना कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है, खाने को दिया जाए तो रसगुल्ला खा के जीवित नहीं रह सकते। हुँ, तो वी नीड टू सिस्टम। हुँ, अगर किसी भी बीमारी को अगर सिस्टमेटिकली सही करना है तो 1.5 से 2.25 घंटे का प्रोग्राम बनता है, उसमें 15 से 18 आसनों का संगम होता है। वो सारा हम लोग कराते हैं, उनको सिखा देते हैं, फिर बोलते हैं कि आपका नियमित अभ्यास करिए और 2-3 महीने में वापस एक बार बोला आ सकते हैं, ऐसा हम उनको बना के दे देते हैं। ठीक। कम से कम 8 से 10 दिन उनको लगता है सीखने के लिए, तो एक बार में नहीं सीख सकते, इसलिए ऐसा है। अच्छा, अच्छा। तो ऐसा करके जैसे डायबिटीज में हम बोलते हैं 1 महीने में आराम नहीं आए तो हमारा नाम मत लीजिए, हमारे यहाँ मत आइए। हुँ, डायबिटीज में जैसे दर्द कोई भी हो, बोलते हैं आपको 5 दिन में आराम नहीं आए तो हमारे यहाँ मत आइए। हुँ, इसी जगह थायराइड वगैरह है, पीसीओडी है, तो हम बोलते हैं आपको 3 महीना। तो हमको मालूम है कि इस प्रॉब्लम को इतने दिन में फर्क दिख जाता है या क्योर होने की संभावना है, तो इसलिए हम लोग उस हिसाब से बात करते हैं। पैरालिसिस के केस आते हैं, स्लिप डिस्क के पेश आते हैं, घुटना बदलवाने के केस आते हैं कि भैया हम तो अस्पताल गए थे, हुँ, डॉक्टर साहब ने घुटना बदलने के लिए बोला है, हुँ, हुँ। पर इधर पीसेज चाहिए। जी, अरे मेरे घुटनों में ऑपरेशन का नौबत है तो वो सही होने में साल भर लग जाता है, लेकिन 5 दिन में आपको फर्क दिखाई देगा। वो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आना होता, नीचे धीरे धीरे ऊपर जाना है ग्राफ, स्लोली स्लोली। राइट। तो दैट्स इम्पोर्टेंट। नीचे आया तो बोलता हूँ चिंतन करो क्यों आया, हुँ, आपने घर में क्या किया, आपने क्या खाया, संस्थान में क्या हुआ। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कल आराम था, आज बढ़ा, क्यों बढ़ा? वी नीड टू चिंतन। ऐसा है। तो दाखरम जी, एक मैं जो विशेष आजकल एक मार्केट बना हुआ है कमर्शियल, रेकी का वाला मार्केट। जी
तो रेकी तो जी आजकल क्या है कि बहुत कम उम्र के भी जो है उनकी फ्रेंचाइजी है भाई, रेकी करते हैं और उसकी कोई कंसल्टेशन सर्विसेज देते हैं। मैं समझना जी जी। चाहूंगा कि रेकी ये ज्ञान किस देश का है या किस विद्या से जुड़ा हुआ है, ये रेकी आया कहाँ से और रेकी वास्तव में क्या फर्क करती है मनुष्य के जीवन में? देखिए, मैं रिकी के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपका मोबाइल चार्ज है ना, तो आप किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है? तो रेकी के बारे में मैं किसी भी सिस्टम के लिए ऐसा नहीं बोला। मैं रेकी से ये फ़ील किया कि अगर मेरे पास एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी के साथ मतलब आप उसको न जोड़ के देखेंगे? स्पिरिचुअलिटी की ही उसी से देखूँगा जोड़ के। जी। और जहाँ कॉमर्शियल की बात है आती है, मैं रेकी या प्राणिक हीलिंग या ऐसी किसी भी चीज़ के लिए मैं सभी को नमन करता हूँ। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, जो मैंने फ़ील किया, जहाँ भी वो कमर्शियलाइज़ आ जाती है तो एनर्जी ब्रेक हो जाती है। अगर मैं आपको हील कर रहा हूँ और हील करने से पहले मैं सोचूँ कि अच्छा, मैं ऐसा हील करूँगा तो ₹5000, ₹2000, ₹1000 अगर ऐसा है फ्री हमारे माइंड में आता है, तो एनर्जी ब्रेक होती है। हम्म। वहाँ पर तो अनकंडीशनल लव, जिसमें ऐसा लव जिसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई अमाउंट आना ही नहीं चाहिए। जी। तो मैंने ये फ़ील किया कि अगर मैं किसी को हील, मैं क्योंकि पहले करता था, अभी मैं नहीं करता। उसका कारण भी था, मैंने आज हील किया, आज मेरी एनर्जी पता नहीं कैसे चल रही है, कोई बोलता है कि रेकी कर दो, आज आराम आए, सेकंड डे नहीं करता हूँ तो वो मैं किस अवस्था में हूँ, किस मूड में हूँ। और कोई बोल देता है नहीं करता हूँ तो बुरा-सा लगता है। अरे यार, आपने उस दिन किया, आज नहीं किया। मैं करना ही बंद किया फिर। हम्म। क्योंकि मैं हर अवस्था में ज़ीरो माइंड नहीं हो सकता। राइट। और ये रेकी या प्राणिक हीलिंग या किसी भी स्पिरिचुअल टच में अगर रेकी का भी नाम नहीं लूँ, प्राणिक हीलिंग का भी नाम नहीं लूँ, बहुत अच्छी प्रथाएँ हैं, मैं उन्हें नमन करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर ज़ीरो चाहिए, ज़ीरो माइंड। और ज़ीरो माइंड कब होगा? करने वाला ऊपर वाला। मैं उस स्पिरिट से कॉस्मिक एनर्जी लेके मैं फ़ील करता हूँ कि उनको हील हो रहा है, उनको जो भी ए टू जेड जाता हूँ। वो तभी हो सकता है जब मेरा ज़ीरो माइंड है। तो ज़ीरो माइंड होना बहुत टिपिकल है। हम्म। और बीच में अगर पैसा आ जाए, तो हम ज़ीरो माइंड नहीं हो सकते। राइट। वो उससे अटैच्ड हो जाते हैं हम, संसाधनों से अटैच्ड हो गए। हाँ, अटैच नहीं चाहिए, अटैचमेंट। और जब पैसा आते अटैचमेंट हो जाता है, तो मेरा तो यही कि निस्वार्थ भाव, बिना कल्पना, बिना किसी सोच के अगर आप किसी को हील कर रहे हैं, तो जो आ जाए हरी इच्छा, मेरी बात समझिएगा, जो आ जाए हरी इच्छा, नहीं आए तो भी हरी इच्छा, इस भाव से अगर मैं सिस्टम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो परिपूर्ण होता है। लेकिन मैं उस पे बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करता। मैंने सीखा है, मैं बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करता। लेकिन हाँ, इट्स अ वंडरफुल सिस्टम इफ यू डू ज़ीरो माइंड। वहाँ ना तो ये देखा जाता है गरीब है, ना अमीर है, ना बूढ़ा है, ना जवान है, ना महिला है। हम गाय जानवर वहाँ देखते हैं और सिर्फ़ एक ही भाव है, प्रेम का, वात्सल्य का। वो भाव चाहिए उसके लिए। वहाँ कोई कुछ नहीं, बस मैं कहता हूँ कैसा भी आदमी आए ना, आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि ये ऐसा है, अरे यार ये तो बहुत गंदा है। अगर ये भाव आपके अंदर आ जाए ना, चाहे राजा हो चाहे फ़कीर हो, आपके भाव इक्वली होना चाहिए, तब जाके रेकी या प्राणिक हीलिंग बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये जो आजकल अमेरिका, यूरोप में योगा के ऊपर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की। तो सबने अपने अपने नाम से कोई पेटेंट भी ले रखे हैं पर्टिकुलर योगा का नाम बना करके। पर इसमें आपने जी। जैसे मेंशन किया नेचुरोथेरेपी भी और कलर थेरेपी एंड मैग्नेट थेरेपी। ये कलर थेरेपी के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या चीज़ है कलर थेरेपी? कलर थेरेपी भी बहुत अद्भुत थेरेपी है। देखिए, कभी-कभी जैसे होता है ना, जैसे आपने रेड पहनते ही मन के अंदर एक अलग एनर्जी आती है। जी। रेड कलर्स सन को इंडिकेट करता है। हम्म। आपने व्हाइट ड्रेस पहना, तो आपको सुकून, पीस लगता है। राइट। तो इसी तरह से कलर थेरेपी का भी अपने-अपने ऑर्गन्स का, अपने-अपने चक्र का डिफरेंट-डिफरेंट कलर है। जब मैंने कलर थेरेपी के बारे में या मैग्नेट थेरेपी के बारे में बात किया, तो कलर का एनर्जी से हम लोग, जैसे मान लीजिए विंड एनर्जी है, अगर किसी बच्चे को आप देखेंगे, जी। तो बच्चा चंचल होना उसका स्वाभाविक है। एक एग्जाम्पल के लिए, अरे बच्चा चंचल नहीं है इसका मतलब है बच्चा नहीं है, उसके अंदर विंड एनर्जी की डेफिशिएंसी है। और विंड का कलर है ग्रीन। अगर उसी तरह से अपने अपने ऑर्गन्स के, अपने अपने सिस्टम के अलग अलग कलर्स होते हैं, उस कलर्स के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लगाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। ग्रीन है, उसके बाद ब्लैक है, येलो है, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं। जैसे मैंने सिंपल उदाहरण आपका और हमारा दिया कि कपड़ा आपने पहन रखा, तो किसी को होता है ना, ये कलर पहना तो बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में सारे कलर अच्छे हैं,
है कि नहीं बताइए? सारे कलर भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलर कलर आपको क्यों अच्छा लगता है? आप उसको पहनने से आप गरबाने में फ़ील करते हो, एनर्जी अच्छी आती है। राइट। इसलिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कलर पहनते हैं, तो कलर का एक अपना इम्पोर्टेंस, अपना महत्वपूर्ण है कलर थेरेपी में। तो उस पे भी डिपेंड करता है कि हमको कलर पहनना है, अगर हम उसको एक्यूप्रेशर के दृष्टि से देख रहे हैं तो कौन-सा कलर कौन से ऑर्गन्स पे लगाना है, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कौन-सा एनर्जी पे हम कलर करना है, उस पे हम लोग काम करते हैं। और साथ-साथ में एक जो मैग्नेट थेरेपी वाला भी आपने बताया है, तो मैग्नेट का जी। भी एक बहुत बड़ा आजकल मार्केट है कि इस पर वाटर चार्ज करके वो कंज्यूम करते हैं तो हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। ये क्या वास्तव में देखिए फ़र्क करता है? सारे 100% करता है, 100%। मैं आपको बताऊँ, रेकी भी 100% करता है, प्राणायाम आपके भाव पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। इस दुनिया में 135 तरह की पेथियाँ हैं। कितनी? आपने भी 135 सुनी 135। 135 तरह की या और सभी कहती हैं कि आई एम अ बेस्ट। सब क्या कहती है? मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। मैं बोलता हूँ भगवान अच्छे हैं। कौन अच्छे हैं? भगवान अच्छे हैं। तो भगवान ने सबको अपने-अपने कर्म दे रखे हैं। भैया तुम यूनानी से करो, तुम फिजियोथेरेपी से करो, तुम एलोपैथिक से करो, तुम मैग्नेट से करो। तो सबके अपने सिस्टम है और मैग्नेटिक सिस्टम से भी, सिर्फ मैग्नेट थेरेपी से भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो सब थेरेपी के सिस्टम है, चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। क्या है? चिकित्सा पद्धति है। और 135 पद्धतियाँ हैं जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं। और मैं जहाँ होलिस्टिक अप्रोच की बात करता हूँ, तो योगी है जो होलिस्टिक अप्रोच रखता है। बाकी बस बीमारी हुई, ट्रीटमेंट हुआ, बात खत्म। वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है उधर। लेकिन आप बीमारी नहीं हो, उसके लिए योग है। आप बीमारी नहीं हो शरीर से, उसके लिए आसन और क्रिया है। आपको बीमारी नहीं हो मन से, उसके लिए प्राणायाम है। आपका आध्यात्मिक विकास है, उसके लिए ध्यान है। तो जो होलिस्टिक अप्रोच की मैं बात करता हूँ, वो मुझे सिर्फ योग में दिखाई देता है। इसलिए इतने सारे सिस्टम को जानने के बाद, मैं जानता ही हूँ, उनसे बहुत प्यार भी करता हूँ, लेकिन ठीक है, उन सिस्टम को करने के लिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं योग में ही जुड़ा रहता हूँ। तो मैं सभी सिस्टम को रेस्पेक्ट करता हूँ। सब अपने आप में कंप्लीट हैं, बहुत अच्छे हैं। पर सभी से एक ही बात कहता हूँ कि भैया आप कॉमर्शियल हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सही ज्ञान दीजिए, सही दिशा में जाइए और कुछ नहीं। आजकल जो यूथ है, जो ये जिम में जी, सिक्स पैक वगैरह का फैशन है, ट्रेंड है, बॉलीवुड के एक्टर्स को देखते हुए, ये सिक्स पैक जी। के जिम को आप देखते कहाँ हैं कंपेयर टू योगा अभ्यास? क्या उसमें आप एडवाइस करोगे? कहाँ जाना चाहिए? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जवान युवाओं को सिक्स पैक करें, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पहले लोग पहलवानी करते थे, सिटअप्स करते थे, पुशअप करते थे, तन बैठक करते थे, उठक बैठक करते थे। उठक बैठक जंघाओं को मजबूत करने के लिए करते थे, है ना? और शोल्डर बाइसेप्स बनाने के लिए करते थे। इसलिए हम बोलते हैं ना, भगवान, अगर मैं हनुमान, जो भगवान हनुमान जी हैं, उनको हम ताकत के लिए जाने जाते थे। उनका बॉडी कैसे स्वस्थ भरा हुआ था। अगर हम उन अपने देसी चीज़ों को छोड़ के अगर हम बाहर की चीज़ों को भी काम में लेते हैं तो बुराई नहीं है। ठीक है? मैं उनमें क्या सोचता हूँ कि आप जिम करो, सिक्स पैक करो, बाइसेप बनाओ, ट्राइसेप बनाओ, सब कुछ करो। लेकिन आपका मन संतुलित कैसे होगा? आप जिम तो कर रहे हैं, लेकिन आप मन से उथल-पुथल हैं। हुँ। तो सभी को मैं कहता हूँ कि ठीक है, जिम करो, बुराई नहीं है। देखिए, जिम के साथ हमारे शरीर की खुराक क्या है? अगर मैं स्पाइन की खुराक बोलूँगा, तो हमारा स्पाइन आगे भी झुकना चाहिए, पीछे भी झुकना चाहिए, साइड में भी झुकना चाहिए, ट्विस्ट भी आना चाहिए, ये आना, वो सब चीज़ें उधर नहीं होती हैं। मैं अभी दुबई गया था, एक जन से मिला, इज़ अ वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर। वो इतने कड़क थे, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं। अरे जिम करो, अच्छी बात है। वी नीड टू फ्लेक्सिबिलिटी। उसके लिए पर्टिकुलर आसन है। अगर आप जिम के साथ उन आसनों का अगर आप चूज करते हैं, तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा हो जाएगा। साथ में सब जिम करने वाले युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, अपने लाइफ में प्राणायाम को जरूर ऐड करो। जिम कर रहे हो, बुराई नहीं है, करो, बॉडी को सुंदर बनाओ, लेकिन वो परमानेंट और लाइफ नहीं हो सकता। और लाइफ तो आपको योगी करना पड़ेगा। राइट। और दूसरा बात जो है, आप जिम के साथ प्राणायाम करो, बहुत आसान है। मैं आपको निवेदन करूँगा, अगर आप जो देखने वाले दर्शक हैं उनके लिए ईज़ीएस्ट फॉर्म में प्राणायाम थोड़ा-सा बता सकें, दिखा सकें। किस तरह से प्रारंभ करना चाहिए? देखिए, मैं एक बहुत आसान बात बोलता हूँ कि प्राणायाम मतलब अपने प्राण के आयाम को बढ़ाना। तो सभी को कहना चाहूँगा, उसके लिए आप
अगर मैं प्राणायाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्राणायाम की सहज मुद्रा की बात पे मैं बात करता हूँ। आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे सोफे पे, चाहे कुर्सी पे, चाहे आप बैठे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। आप सीधे बैठिएगा, कमर, पीठ, गर्दन सीधा रखकर, छाती फुला के रखिएगा, गर्दन सामान्य, और अपने श्वास पर ध्यान दीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा प्राणायाम की झमेले में नहीं जाएँगे, धीरे-धीरे श्वास लेंगे और धीरे-धीरे निकालेंगे। एक बार हम कर ही लेते हैं, सभी दर्शक लोग जो मेरे युवा या हर एक आदमी को चाहिए, तो धीरे-धीरे, तो धीरे-धीरे श्वास भरना और धीरे-धीरे श्वास को निकालना। और श्वास लेते हुए पहले हमारा पेट फूले, उसके बाद छाती, और श्वास निकालते हुए पहले छाती पिचके, फिर पेट। इस तरह से आप 5 से 10 मिनट, शुरुआती दिनों में ऐसा मन विचलित है तो ऐसा कर सकते हैं। 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड में निकाला, 5 सेकंड में लिया। आप घड़ी भी सामने रख सकते हैं। ऐसा करके अभ्यास किया जा सकता है। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। आज आपने 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, धीरे-धीरे इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए सहज है। मैं कहता हूँ सहज प्राणायाम, कुछ नहीं करना। यू शुड अवेयर अबाउट बॉडी, तो मन भी शांत होगा और प्राणायाम का भाग भी मिल जाएगा। नहीं तो प्राणायाम तो विभिन्न प्रकार की हैं, तो कोई बात नहीं है। नहीं, क्योंकि आजकल जी। के वर्तमान जीवन में स्पेशली गृहिणी हैं या ऑफिस में काम करने वाले या स्टूडेंट्स हों, अपने अपने लेवल पे सबका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो इसमें योग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, योग के माध्यम से काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। इन लोगों के लिए बड़ा स्पेशली डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम, आनंदम फॉर कॉर्पोरेट, मेरा एक प्रोग्राम का नाम है। इवन सर्च भी करते थे, आनंदम फॉर कॉर्पोरेट। हम्म। आप कॉर्पोरेट की दुनिया में कार्य करें तो आनंद से कैसे करना है। तो मैंने फील किया, अगर आप साधना करते हैं तो कामों के साथ आप खेलते हैं। यस। और जब काम को आप बोझ मानते हैं ना, तो आप थक जाते हैं, और काम को आप अपना मानते हैं तो आप प्रफुल्लित होते हैं। जी। तो इसके लिए मेरा एक स्पेशली प्रोग्राम है। कभी हम लोग कॉर्पोरेट जगत के लिए प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, आप और हम मिलकर एक प्रोग्राम डिजाइन कर सकता है कि हाँ, आनंद नंबर कॉर्पोरेट। और मैंने कहा कि लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो समय तो एक साथ ही निकाल देते हैं परमात्मा। आज मैं बड़े बड़े पैकेज के लिए घूम रहा हूँ, और जब मेरे पास पैकेज आ जाता है, मुझे डायबिटीज हो जाता है, मैं बेचारा मीठा नहीं खा सकता। मुझे बीपी हो गया, मैं नमक नहीं खा सकता। आदमी को उबली हुई दाल सब्जी खाने के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है, मुझे बताओ। इतना आपको अगर उबली हुई दाल और सब्जी खाने के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, अब क्यों इतना मेहनत करते हो? इस दुनिया में आए हो तो अच्छा खाओ, पियो, आनंदित रहो, उसके लिए पसीना बहाओ, मेहनत करो। मैं इसलिए कहता हूँ 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा देकर आपके साढ़े 22 घंटे बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसलिए हर युवा को चाहिए कि वो साधना करे, फिजिकली करे, मेंटली करे, स्पिरिचुअली करे, जिम करे, बुरा नहीं है, जिम के साथ प्राणायाम करे, ध्यान करे, तो वो सब चीजें हैं। तो लोग कहते हैं समय नहीं है, हम नहाते हैं, हम खाते हैं, हम ब्रश करते हैं। नहाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, ब्रश लगा करने के लिए टाइम है, क्रीम लगाने के लिए टाइम है, तुमको योग के लिए समय नहीं है, शरीर के लिए समय नहीं है, तो किसके लिए भाग रहे हो तुम? सोचने वाला बात है। व्हाई आर वी आर रनिंग? बिल्कुल सही। व्यक्तिगत जीवन में मैं आपसे पूछूं दागरम जी के, अपार्ट फ्रॉम योगा या योग के मार्ग पे चलकर आपका कोई ऐसा अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव, या एक होता है ना अपने काया से अलग एक सुपर नेचुरल कोई एक्सपीरियंस आपके जीवन में घटना हो? पता नहीं क्यों लाइफ में बड़ा बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। मैं आपको बता नहीं सकता, आई कांट एक्सप्लेन। बस मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि बस ये अंतिम पल है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाता मैं जीवन में, पता नहीं क्यों नहीं लगाता। बस बहते जाना है। आदमी बोलते हैं ऐसा बनो, वैसा बनो, बुद्ध बनो, महावीर बनो। मैं बोलता हूँ ढाकाराम बन जाओ तो बहुत है। ये जो डाकाराम आप बने हैं, तो इस डाकाराम का मैं जब जी। पहली बार नाम पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये नाम की मीनिंग क्या है। तो ये डाकाराम नाम जो है, इसका कोई विशेष अर्थ? मुझे पता नहीं, पर पिछली बार हमारे अवतरण दिवस पर किसी सज्जन ने बहुत सारे उसके मीनिंग लाके दिए थे। वो भी मैंने कहा था तुम कभी बोल देना, तो उन्होंने अलग अलग दिया था, आज मुझे याद नहीं है। ये तो मैंने कभी मीनिंग के पीछे गया नहीं है। तो नाम है शरीर का, आज पहचानने का नाम, इस पे बहुत ज्यादा मैंने सोचा नहीं कभी। हाँ, ये जरूर है, मैं आज से 8-10 साल साल मेरा सरनेम लगाता था,
ढाकाराम सापकोटा। तो हम जब सरनेम देखते हैं ना, तो हमारे अंदर एक भाव आता है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये छोटा है, बड़ा है। तो मैं एक इंसान ही है, इसलिए मैंने कहा और सापकोटा हटा दो। सिर्फ ढाकाराम एक शरीर का नाम है, उसको एक पहचानने का एक जरिया है कि ये ढाकाराम बंदा ये है। पता नहीं कितने ढाकाराम है दुनिया में, इसलिए ढाकाराम। मैं फिर एक बार मेरे मन में आया कि योगाचार्य भी हटा देता हूँ मैं, बहुत सारे योगाचार्य, हर गली में योगाचार्य है, मैं कहा वो भी हटा देता हूँ। मेरा मन था इस अवतरण दिवस से हटाने का। मेरे एक मित्र हैं, बोले ढाकाराम जी कम से कम डॉक्टर तो डॉक्टर लिखता है, आप कम से कम ढाका योगाचार्य को मत हटाओ। तो फिर मैंने कहा योगाचार्य रहने दो, इसलिए मैं योगाचार्य ढाकाराम रखता हूँ, इसलिए मैं सरनेम नहीं लगाता। एक जगह गया, रात को एक्सीडेंट हुआ, एक मित्र थे मेरे, मैं अस्पताल लेके गया। देखिए किस्सा कितना वंडरफुल है। मैं जैसे ही उस बंदे के खून बह रहा है और डॉक्टर क्या पूछते हैं मालूम है, बोले थारो काई जात छे। मैंने बोला थाने जात से कहीं लानो देनो है, थारा काम इलाज सबनो है। बिल्कुल। डॉक्टर का कार्य है क्या, इलाज करना, उनको जात पात में क्या करोगे तुम। तो उस दिन से मैंने कहा नहीं ढाकाराम को सापकोटा हटा दो, इसलिए मैं सापकोटा नहीं लगाता। और मैंने फील किया मैं दो ही जाति मानता हूँ, तीन जाति मान लीजिए आप, एक मेल, एक फीमेल, एक ट्रांसजेंडर, इनको हम बोलते हैं हिजड़ा। और मैं आपको बताऊं, वो हिजड़े हम बोलते हैं अर्धनारीश्वर, बिल्कुल। भगवान शिव का स्वरूप है, और हम बोलते हैं हिजड़ा। एक तो हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, ये बोल के कि अर्धनारीश्वर है, और हम उनको बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर। तो मैं उनको भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना और लोगों को करता हूँ। तो इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर बाउंडेशन, हमारे अंदर प्यार का होना। पर एक ही पार्टी है मनुष्यता की, कौन सी पार्टी है, मनुष्यता की। यस, रियली आई मीन ग्रेट कि मनुष्यता सर्वोपरि है। और मुझे लगता है इसी जी, मनुष्यता को आपने पूरे विश्व को देखते हुए जो अपने उपलब्धियों में बताया कि सुजोग थेरेपी भी है। ये सुजोग थेरेपी नाम से भारतीय तो मुझे नहीं लगी। मैंने कहा ज़रूर पूछूँगा ये ये सुजोग थेरेपी क्या सुजोग है? जो कहते हैं ये कोरियन वर्ड थे, सु का मतलब हाथ और जोग का मतलब पैर, तो योग। अच्छा, अगर आपने एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी जोनोलॉजी के बारे में सुना हुआ, तो ये सुजोग के जो फाउंडर थे प्रोफेसर पाक येबू थे, वो अभी नहीं रहे। किस देश से हैं? और उन्होंने बड़ा, ये रशिया कोरिया से हैं वैसे, अच्छा, ठीक। ये कोरिया से हैं, और इनका इंस्टीट्यूट रसिया में है, जी, बड़ा जो इसका यूनिवर्सिटी और रसिया में है। और यहाँ पर प्रोफेसर पाजदूरी से मिलाया श्री अशोक कुमार कोठारी ने, तो मुझे उनसे काफी सारी चीजें सीखने को मिली। जैसे है तो सुजोग, और सुजोग बहुत ही अद्भुत है। अगर आप एक्यूप्रेशर के बारे में आपने सुना जी। होगा, एक्यूप्रेशर लाइक ए ट्रांजिस्टर एंड सुजोग एलईडी विद रिमोट, दोनों में इतना फर्क हुँ, है। हुँ। और समझने का भी बहुत आसान है, उसको समझना भी बहुत इजी लगता है हमको। क्योंकि अगर मैं एक मिनट में आपको बता जी, दूं प्लीज़। कि हमारे शरीर में, ये देखिए अगर आप देखेंगे तो इधर दो बड़ी उंगलियां हैं, एक छोटी उंगलियां और हाथ है। अगर आप ऐसे हाथों को देखते हैं तो ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं, और ये सिर है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत वंडरफुल है। और ट्रीटमेंट की दृष्टि से ये भी अपने आप में एक प्रशांत महासागर की जैसा है, जो मैं फील करता हूँ। इसी के अंदर कलर थेरेपी भी आता है, मैग्नेट थेरेपी भी आता है, इवन चक्रा थेरेपी भी इसमें आता है, डायरेक्शन थेरेपी भी आता है। तो जो प्रोफेसर पार्क जेबू थे, जो वंडरफुल पर्सन, उन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया। तो ये बहुत अद्भुत एक पैथी है, जो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और लोग इसी से अपना जीवन यापन करके ना अद्भुत लोगों को लाभ दे रहे हैं। आपका योग वगैरह जो ये सारी थेरेपी सिखाते हैं, यही आपका एक सोर्स ऑफ जिसको बोलते हैं जीवन यापन का एक रास्ता है? अभी मैं बेसिकली सिर्फ योगा ही पे काम, हमारा एक एजुकेशन विंग चलता है, जिसके मैंने आपको बोला 1800 घंटे का क्लास चलता है। यहाँ अभी प्रेजेंट में भी एक ब्राजील से हैं, केन्या से हैं, और 12 राज्यों से बच्चे आए हुए हैं सीखने के लिए। इस तरह बगल में आपका मेरा दूसरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर थेरेपी योगा चलता है, जहाँ पर 150 200 लोग रोज ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और यहाँ पर आपका ही परिवार है, योगापिस परिवार, यहाँ पर लगभग 40 सेवाधारी हैं। उनका जीवन यापन इस संस्थान के माध्यम से होता है, तो आई एम वेरी लकी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उसका सूत्रधार में। और ऐसे ही यूके और दुबई में भी हमारी संस्थान है जो थेरेपी योगा के लिए काम करते हैं। और जैसा मैंने आपको, आनंदम वो कॉर्पोरेट है हमारा, और मेरा एक बहुत अच्छा खूबसूरत मैं सपना तो नहीं कहूँगा, सपना तो सपना ही होता है और रियल नहीं हो सकता।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक आनंदम एक प्रोग्राम है प्रकल्प मेरा, अगर कभी आपके साथ मिलके कभी ऑफलाइन करने का रहा लोगों तक, आनंदम ब्लिसफुल वर्ल्ड, आनंदमय दुनिया, ऐसा मैं एक कल्पना करता हूँ कि जब आप आदमी साधना करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो आनंद में रहेगा, तो हैप्पीस्ट पीपल का दे नेवर डिस्ट्रॉय, जो आदमी खुश होता है ना, कभी किसी को क्षति पहुंचाने का नहीं सोचता है। और अभी जो वार हो रहे हैं, हम तो दुनिया के वार देख रहे हैं, हमारे घर में भी वार हो रहा है, पड़ोसी के साथ वार हो रहा है, राज्य से राज्य का वार हो रहा है, आप देख रहे हैं। वो सब असंतुष्ट प्राणी करते हैं। कौन करते हैं? असंतुष्ट प्राणी। अगर संतोष हो जाए तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि योग अगर करें, सही मायने में आसन करें, सही मायने में प्राणायाम करें, सही मायने में ध्यान करें, तब हमारे एक होलिस्टिक हेल्थ होता है। अगर हम होलिस्टिक हेल्थ से सही होते हैं तो मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और जो खर्चा हम वार करने में, डिस्ट्रॉय करने में लगाते हैं, वो अगर आमदनी, अगर हम लोग इसको ग्रोइंग में, अगर डेवलपमेंट में लगाएं, तो ये पूरी धरती सोने की चिड़िया बन जाए। भारत तो सोने की चिड़िया है ही, हम तो भारत के वासी हैं, वो भारत तो सोने की चिड़िया है ही। मुझे लगता है कि पूरा दुनिया सोने का चिड़िया बन जाए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो वो जो प्रकल्प है पता नहीं पूरा होगा। मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों तक ये पहुंचे कि डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस एनी हाउ एनी कंडीशन, अपने खुशी के साथ कंप्रोमाइज मत करो, और किसी भी चीज के साथ कंप्रोमाइज करो। एक हमारा वो भी चलता है साथ में, इस तरह के 5-6 प्रकल्प जो हैं हमारे संस्थान में चलते हैं। एक प्रकल्प और है, आनंदम फॉर स्टूडेंट्स। आजकल बच्चों की ओर आप देखिएगा, बहुत प्रेशराइज रहता है, बच्चे सुसाइड करते हैं, माँ बाप को बहुत सारी आशाएं रहती हैं। अरे भगवान, तुम भी कभी बच्चे थे, तुमको इतना प्रेशराइज नहीं था। क्या बनाना चाहते हो तुम बच्चों को? 1 साल के बच्चे को इतने सारे एक्टिविटीज का लाद देते हो, एक्चुअल टाइम आता है पढ़ने का, उसके पास टाइम ही नहीं है और चीजों के लिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड टीचर्स। टीचर्स बोल देते हैं आपका बच्चा ऐसे, तुम्हारा बच्चा कैसा है भैया? तुम दूसरे के बच्चे को बोलते तो ऐसा है, तुम्हारा बच्चा कैसा है? व्हाई डू यू लुक योर सन एंड डॉटर? तो मैं टीचर्स को बोलता हूँ उसको अपने बच्चे की तरह समझो। पेरेंट्स को बोलता हूँ तुम भी कभी बच्चे थे। और बच्चे को बोलता हूँ कुछ योगा करे, कुछ प्राणायाम करे, उनका कंसंट्रेशन बढ़े, उनके जीवन के प्रति क्लियरिटी हो। उनको पता ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। मैं 12th के बच्चे को कॉलेज में सेशन लेता हूँ, तुम क्यों पढ़ रहे हो? बोले हमको पता नहीं। 12th में जाके बच्चे को पता नहीं मुझे क्या करना है। वंडरफुल है। तो बच्ची को, हर किसी को तो मुझे लगता है स्कूल्स में जो बच्चा जो पसंद करता है उसके साथ उसको खिलने दिया जाए। एक सिंपल सा बात बताऊं, एक पौधा अगर उसको हम चारों तरफ से बाउंडेशन कर देंगे तो पौधा कैसा होगा मुझे बताइए? बंधन में आ जाएगा, बिल्कुल। बंधन में। अगर पौधे की आप चाहते हैं ना पौधा एकदम खिले और जल्दी ग्रो करे, तो उसको ओपन, उसका भगवान ने उसको अलग बनाया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, उसके लिए वापस साधना करना पड़ेगा। आप हैप्पीनेस की बात करते हैं, दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भूटान सबसे आगे है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ऐसा कहा जाता है। और अरे आपका भी वाह, अनुभव, बहुत कई बढ़िया। कई देशों का अनुभव है, कई जगहों पर आपने कंडक्ट किए हैं योगा सेमिनार्स अपने। आप अपने अनुभव से कौन से देश में ये हैप्पीनेस जेन्युइनली ऑब्जर्व करते हो कि है? मुझे लगता है कि हम कुछ दिनों के लिए जाएं और हम वहाँ की चीजों के बारे में पता करें, वो नहीं हो सकता है। कहीं क्या बोलते हैं, दूर के ढूंढ सुहावने लगते हैं ना। जब हम दूर से कुछ भी देखते तो सुंदर लगता है, जब हम गहराई में जाते हैं तो हमको उसकी पता, सच्चाई पता चलती है। लेकिन एनीवे, मैं तो एक कहते हैं ना, खुशनुमा आदमी को दुनिया ही खुशनुमा नजर आती है। तो जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, मुझे हर लोग ही हैप्पी हैप्पी नजर आए कि मैं हैप्पी रहता हूँ, हैप्पी ऐसा आता हूँ। मैं बहुत ज्यादा इस पे सोचा नहीं। बस मेरे से जो भी मिला मुझे, मैं मोर देन 14 कंट्री में गया, मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं टर्की में हूँ, यूएसए में हूँ, यूके में हूँ, ऐसा नहीं लगा। वहां जहां गया घुल गया, लोगों से बहुत प्यार मिला, अभी भी बहुत प्यार मिलता है। बहुत अच्छा, ये पॉजिटिव आपका खुशी वाला विचार है, और योग से ये खुशियाँ आप बाँट रहे हैं। दाकड़म जी, मैं मतलब आज की जो हमारी पॉडकास्ट ये योगा के ऊपर फ़ोकस रखी कि योग की तरफ यूथ थोड़ा-सा एनकरेज हो। गृहिणियाँ जो हैं घर में काम करने वाली, वो भी योग की तरफ, बेसिक योग की तरफ बढ़ें। तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी बजट वगैरह ये सब चीज़ें परमिट नहीं करती हैं। अपने ट्रैवल करना, ये करना, एक स्ट्रेन आता है पैसे का जो है, सामान्य परिवार में मिडिल क्लास की ये है।
इसके बावजूद भी क्या योगा से जुड़ा जा सकता है? 100% जुड़ा जा सकता है। इससे शहर से दुनिया क्या चाहिए आपको? 2 बाय 6 का मैट बस, और क्या चाहिए? ना तो आपको पार्क चाहिए, ना लॉन चाहिए, करने का भाव चाहिए, वो कम है। करना नहीं चाहते हम, बात करना चाहते हैं। आप बताइए इससे सस्ता क्या हो सकता है? 6 बाय 2 का मैट बस योगा करने के लिए। वो भी छोड़ो, आप कुर्सी पे भी कर कोई सकते हो। कोई गाइड करने के लिए पुस्तक वगैरह भी तो होनी चाहिए? उसके लिए देखिए, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जिसको करने का भाव होगा वो तो राह अपने आप ही ढूंढ लेगा। प्यासा कुएं के पास जाता है, आदमी चाहता है कुआं मेरे पास आए, संभव नहीं है। आजकल इतने सारे माध्यम हैं। अगर मैं कभी, अगर आप योगाचार्य ढाकाराम यूट्यूब चैनल भी है, तो उधर भी मैंने इतने सहज वीडियो बना के डाले हैं कि एक आम आदमी को समझ में आ जाए। मैंने कोशिश भी किया है कि मैं उसी तरह से बात करूं। और मैं बहुत सारा, मेरे से क्यों बोलता ना, बहुत सारा कराइए, मैं कहता हूँ मैं बहुत सारा नहीं कराता। आप यकीन करिए, 2 घंटे के प्रोग्राम में मैं सिर्फ 11 मिनट का काम का चीज़ देता हूँ। 2 या 3 चीज़ ही कराता हूँ। राइट। कहता हूँ कम खाओ, अच्छा खाओ। तो यूट्यूब चैनल में मेरा हर एक वीडियो जो है, इतना मैंने शॉर्ट रील की बात नहीं कर रहा मैं। वो तो एक हवा है, और उससे बस एक मैसेज मिलता है, लेकिन बहुत गहराई में समझ नहीं पाते। और लोग हमेशा शॉर्टकट चाहते हैं। और मेरे पास आके लोग बोलते हैं ना, गारंटी है क्या? मैं कहता हूँ मेरी ही गारंटी नहीं, तुम्हारी गारंटी कैसे देगा? सही। और एक बहुत अद्भुत चीज़ और बताता हूँ। अच्छा, उसको बहुत बीमारी है। मैं बोलता हूँ समय लगेगा, जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ। मैं आज तक इस दुनिया का सब जवानों, युवाओं को बोलना चाहूँगा, आप सुनिएगा ध्यान से, जल्दी-जल्दी कुछ नहीं होता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। राइट। अगर आपको अच्छा काम चाहिए ना, तो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ अच्छा करो, बढ़िया करो, एक दिन ज़्यादा लगाना। हम बोलते हैं जल्दी-जल्दी करो, बढ़िया-बढ़िया। जल्दी-जल्दी बढ़िया कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए? एक फल पकने का समय है, तुम उस फल को जल्दी पकाओगे तो क्या होगा? उस फल का टेस्ट ही नहीं आएगा, बिल्कुल। रियलिटी चली जाएगी। एक बूम में माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीना रहता है, अब तुम बोले उसको जल्दी-जल्दी निकालो। भाई सुपर फास्ट ज़माना है, तुम निकाल के दिखा दो सुपर फास्ट ज़माने में 9 महीने से पहले कैसे निकालते हो? धैर्य जिसको अरे कहते हैं, भैया, धैर्य होना जिस आवश्यक चीज़ है। 100% अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, आनंदित रहना है और इस जीवन का लुत्फ़ उठाना है, क्या उठाना है? लुत्फ़ उठाना है, तो धैर्य बहुत अनिवार्य है। आप जल्दीबाजी करोगे तो तुमको पता है उसका वो निष्कर्ष भी क्या निकलने वाला है। जल्दीबाजी में कोई काम अच्छा नहीं होता है। थोड़े समय के लिए खुश हो जाओगे, लॉन्ग टर्म्स में नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ना, लंबे रेस का घोड़ा बनो। क्या बोलते हैं? लंबे रेस का घोड़ा। एक कहावत भी है। लंबे रेस का घोड़ा बनना है। वो आपको ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिए। पेशेंस रखिए, आराम से समझिए चीजों को। एक तालाब के ऊपर एक आप पत्थर फेंक देंगे, उसमें क्या निकलती हैं? रिपल्स, लहरें जो उठती हैं। तरंगे निकलती हैं। इफ यू वांट टू वॉच, अगर आप उसमें देखना चाहो, तो क्या आप अपने आप को देख पाते हो क्या? मुश्किल। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कितने इंतजार का फल मीठा होता है। जब पानी की लहरें रुक जाती हैं, तब आप अपने आप को देख पाते हैं। तो जीवन में अच्छा काम करना है, तो धैर्य चाहिए, अंशुल अपने आप को देखने के लिए। तो इसलिए धैर्य तभी आता है जब आप साधना करते हैं आराम से। इसलिए कोई भी साइंटिस्ट एक दिन में नहीं बना है। उसके अंदर धैर्य नहीं होता तो साइंटिस्ट नहीं बन सकता था। दुनिया में कितने भी काम हुए हैं, वो धैर्य के साथ हुए अच्छे काम। हड़बड़ी में कोई अच्छा काम नहीं हुआ। तो मेरे युवाओं को तो कहना चाहूंगा, पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट, चिंतन इज इम्पोर्टेंट। तो ये कहूंगा, उसके लिए वापस मैं योगा करने वाला बंदा हूँ, तो योग करना जरूरी है। धैर्य के साथ और डिसिप्लिन के साथ, आपका ऐसी मैसेज के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपके यूट्यूब के जो चैनल्स पे सारे वीडियोस हैं, इसका लाभ लेंगे दर्शक और योग के साथ जुड़ेंगे। और जो मेन योग का के मैसेज है ह्यूमैनिटी के लिए, जो आपने सेवाएं की हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। और होपफुली बहुत जल्दी ऑफलाइन बहुत मिलेंगे। बहुत नमन।
बहुत बहुत नमन आपका, आपने हमें ऐसा एक मौका दिया और बहुत सारे भाई बहनों माता पिता के बीच में जाने का आपके माध्यम से, तो आपको भी हमारा सत सत नमन है, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।